मैम आप लाइव हैं। Okay. थैंक यू मैम। Good morning, students. I hope you all are doing good. So yesterday we discussed about income under the head salary and its planning. So we are done with the salary unit. Today we are going to discuss about income from house property. Okay. So good morning, Srishti. Good morning, Kusum. So सृष्टि बोल रही है कि एक बार सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लो। ठीक है, तो जब तक बाकी बच्चे नहीं आ जाते, विल वेट फॉर 1 or 2 minutes, तब तक हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यू ऑल नो फ्रॉम वेयर टू डाउनलोड द सिलेबस? एवरीबडी नोज? सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल. You have to type sol.du.ac.in. Then you have to continue to website. Okay. उसके बाद आपको जाना है CBCS वाला एक टैब दिखेगा आपको, इसके ऊपर जाना है और रिसोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपको सिलेबस दिखेगा, स्टडी मटेरियल दिखेगा, वीडियोस दिखेंगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेबस पे क्लिक करना है एंड बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर, तो आपका क्या है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। क्लिक ऑन दिस। इसके बाद सेमेस्टर देखो अपना 4th, बीकॉम प्रोग्राम है आपका सेमेस्टर, राइट? सो जस्ट क्लिक ऑन दिस। क्लियर है सबको? तो यहाँ पर जाके आपको अपना सिलेबस पूरा दिख जाएगा, इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। इट हैज ऑल योर डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स, इट हैज स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो जब हम इस पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्योंकि हम पर्सनल टैक्स के बारे में देखना चाहते हैं, सो जस्ट स्क्रॉल डाउन। ये है हमारा पर्सनल टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट कर सकते हैं इसे। ठीक है, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस। सो या अब आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा। आपको सिलेबस दिख रहा है अब? इज इट क्लियर? Let me just put a message in the group so that other students will also join. Okay. सूरज मैंने पढ़ लिया एक बार, आप बार बार सेम मैसेज मत यहाँ पे ड्रॉप करो। आप लोगों को सिलेबस दिख रहा है स्क्रीन पे? तो इसमें जब आप फर्स्ट यूनिट देखते हो, यहाँ पे क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट वी डिस्कस्ड इन द फर्स्ट 2 or 3 क्लासेस। ठीक है, टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है, टैक्स इवेजन क्या होता है, ठीक है, ये सब टाइप की आपको डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उससे रिलेटेड केस स्टडीज आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला गया है, टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू रेजिडेंशियल स्टेटस। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है। ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, कंपनी, अदर पर्सन्स, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है,
इसके बाद इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, और एंड में लिखा है एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके ओके, सेकेंड यूनिट कम्स विद टैक्स प्लानिंग विद रेफरेंस टू सैलरी इनकम, ठीक है। सैलरी के बारे में हम पिछले 3-4 क्लासेस से जो है डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके अलाउंसेस, परक्यूजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी, ठीक है। जो चीजें इसमें से रह गई हैं वो आप इनकम टैक्स की बुक को रेफर करके एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। केस स्टडीज बेस्ड ऑन डिजाइनिंग द पे पैकेज, तो ये हमने लास्ट क्लास में जो है अपना पे पैकेज, सैलरी पैकेज कैसे डिजाइन करना है कि हमारा टैक्स कम से कम बने, उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो दैट वाज वन ऑफ द केस स्टडीज। ओके, then we come to third unit, which is tax planning in relation to income from house property and business income, ठीक है। तो this head is income from house property and PGBP, ठीक है। इसमें आपको किस किस चीज के बारे में डिस्कस करना होगा? पहले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट आउट क्या होती है, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होती है, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कैसे करना होता है, टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू सेक्शन 80C कैसे करना है हमें। 80C सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, डिडक्शन के बारे में, ठीक है। वो मैंने आपको जो PPT है वो शेयर कर दी थी ग्रुप पर। उसके बाद टैक्स प्लानिंग इन रिलेशन टू कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, ठीक है। ये हमारा फोर्थ यूनिट है। इसमें कौन सा हेड है हमारा? कैपिटल गेन्स वाला, ठीक है। और फिफ्थ यूनिट जो है हमारा, वहाँ पे कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है, ठीक है। डिडक्शंस जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज दी हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और एक इसमें दिया गया है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। ये सब चीजें आपको यूनिट 5 में पढ़नी है। तो अभी वी आर ऑन यूनिट 3, विच इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस इनकम, ठीक है। तो सिलेबस आई होप आपको क्लियर होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको जो भी इसमें लगता है कि टॉपिक रह गए हैं या नहीं हुए हैं, तो उनको आप अपनी इनकम टैक्स की बुक में से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन विद यू। ओके, so today we are going to discuss about what is income from house property, computation of income from house property कैसे निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने सैलरी हेड मिस कर दिया था, दैट इज ओके। अब आप ये वाला हेड जो है इसको अच्छे से आगे सीखें, ठीक है। प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस, क्योंकि आई गेस ये हमारी 9th क्लास है एंड हमारे पास ऑलमोस्ट 6 और क्लासेस बची हैं, तो ज्यादा क्लासेस नहीं है। प्लीज मेक श्योर दैट यू अटेंड द क्लासेस, ठीक है। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है? आप लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा, कुछ लोग सीए कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा ऑलरेडी कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है। जब आप हाउस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम कमाते हैं तो दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका घर, ठीक है। आपने किसी को अपना घर रेंट पे दे दिया, सो दैट इज योर इनकम, ठीक है। रेंट आ रहा है आपके पास, तो आपके लिए वो इनकम है, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमने क्या लिखा है। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम जनरेटेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन। दैट मीन्स कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपने उसको रेंट पर देके इनकम जनरेट करी है, आपने उसको लीज पर देकर इनकम जनरेट की है, सो दैट वुड कम अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी is its taxable value and the owner who receives the income from property is liable to pay the tax। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर उस घर में मैं रह रही हूँ, मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं और मेरे रिलेटिव्स भी रह रहे हैं, तो सब लोग टैक्स देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो उस घर का ओनर है, जिसके नाम पर वो घर है, पेपर्स जिसके नाम पर है, वो जो है उसको टैक्स पे करना है,
ठीक है। सो ओनर वुड बी लायबल टू पे टैक्सेस, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एनी लैंड अपॉर्टेंट टू और बिल्डिंग ओन्ड बाय इंडिविजुअल कम्स अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि आपका जो घर है वो तो हाउस प्रॉपर्टी है ही, लेकिन उसके आसपास अगर कोई लैंड है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े घर होते हैं, उनके सामने गार्डन होता है, ठीक है, पार्किंग होती है उनकी गाड़ी खड़ी करने के लिए, ठीक है, जो उनकी बाउंड्रीज के अंदर ही आती है। आपने मूवीज में देखा होगा कि घर है, आगे बहुत ही सुंदर गार्डन है, गार्डन के पास पार्किंग है, ठीक है। सो ये जो घर के आगे का पूरा जो एरिया है, जो ये लैंड है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जब आपकी बिल्डिंग के साथ लैंड कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक है, सो दैट वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आप ऐसे बोलो कि एक खाली लैंड है, वहां पे कोई घर नहीं है, सो दैट इज नॉट हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि वो एक खाली लैंड है, उसके उसके ऊपर कोई घर बना नहीं हुआ है, ठीक है। सो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी के अंडर एक तो पहले घर, ठीक है, घर या बिल्डिंग आपकी है, ठीक है, वो तो हाउस प्रॉपर्टी है ही। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग के आगे कोई एरिया है, गार्डन है, आंगन है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपकी बिल्डिंग से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई लैंड है, खाली है, दैट इज नॉट अ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, the legal owner of property is liable to pay taxes under on the income from house property। तो ये अभी हमने पढ़ा कि taxes would be paid by the owner itself, ठीक है। self occupied and rental property can be treated as sources of income from house property, ठीक है। अगर हम किसी को रेंट पे अपना घर देते हैं तो वहां से जो पैसा आता है, that would be considered under the head house property, income from house property, ठीक है। आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहली होती है द ओनर ऑफ द हाउस शुड बी द असेसी, यानी कि टैक्स जो है ओनर पे करेगा, और जो टैक्स पे करता है वो कौन होता है, असेसी होता है हमारा, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी थी। असेसी कौन होता है, असेसी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, ठीक है। यहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, ओनर, देयरफॉर ओनर इज द असेसी। इसके बाद है द प्रॉपर्टी शुड कंप्राइज बिल्डिंग, हाउस और लैंड, ठीक है, एंड लैंड। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें बिल्डिंग हो सकती है, हाउस हो सकता है, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक लैंड हो सकता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर द ओनर यूजिंग इट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपका जो ओनर है, आप अगर ओनर हो अपने घर के और आप उसको कोई बिजनेस के लिए इस हाउस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, तो ये जो है इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो, आप एक प्रोफेशन रन कर रहे हो, तो ये हमारा पीजीबीपी हेड में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस घर को रहने के लिए यूज कर रहे हो, रेंट पे दे दिया आपने किसी को, तो ये जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर आएगा, ठीक है। वहीं अगर आप इस घर पे कोई बिजनेस या प्रोफेशन रन करते हो, तो दैट विल नॉट कम अंडर इनकम अंडर द हेड इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जो हमारे हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शंस होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 22 और आगे तक कब तक जाते हैं, वो 27 सेक्शन तक, ठीक है। तो ये सेक्शंस जो है हमने इनकम टैक्स में ऑलरेडी पढ़े हैं, तो ये तो आपसे और मुझे लगता है नहीं पूछा जाएगा। इसको एक बार नजर मार लो कि कौन सा सेक्शन किसके लिए होता है। सेक्शन 22 बोलता है कि व्हाट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि टैक्स लगेगा हमारी हाउस प्रॉपर्टी पे, कौन सी वाली पे लगेगा, ठीक है। सेक्शन 23 बोलता है कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सेक्शन 24 हमें बताता है कि कुछ डिडक्शंस जो हैं हाउस प्रॉपर्टी में हमें दी जाती हैं, ठीक है। सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B की हमें डिडक्शन मिलती है, ये हम आगे सीखेंगे। सेक्शन 25 बोलता है एस्पेक्ट्स ऑफ अमाउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे कौन से अमाउंट हैं जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएंगे, ठीक है। 25AA बोलता है अनरियलाइज रेंट, ठीक है। अनरियलाइज रेंट होता है जो रेंट आपको मिलना था बट मिला नहीं, ठीक है। इसके बाद 25B बोलता है अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। अरियर्स ऑफ रेंट रिसीव क्या होता है कि कोई रेंट आपको मिलना था किसी और महीने में पहले मिलना था, लेकिन आपका जो टेनेंट है उसने आपको 2-3 साल बाद रेंट दिया,
ठीक है, तो वो अरियर्स हो गए थे उसके अगेंस्ट, तो आपको ये अरियर्स बाद में रिसीव हुए, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर्टी ओन्ड बाय को ओनर्स, 26 सेक्शन बोलता है। 27 बोलता है डीम्ड ओनरशिप सिचुएशंस फॉर टैक्सिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 27 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, डीम्ड ओनरशिप की बात होती है। डीम्ड ओनरशिप क्या होती है कि आप ओनर नहीं हो, ठीक है, पेपर्स पर आप ओनर नहीं हो, लेकिन लॉ क्या करता है कि आपको ओनर मान लेता है, ठीक है। अब ये कैसे केसेस हो सकते हैं, जैसे कि एक घर था, वो खरीदा एक हस्बैंड ने, ठीक है, और नाम कर दिया अपनी वाइफ के, ठीक है, तो पेपर्स पर तो ओनर उसकी वाइफ है, ठीक है, घर की ओनर कौन है, उसकी वाइफ, बट लॉ बोलता है कि आप जो हो यानी हस्बैंड जो है, ही इज द डीम्ड ओनर, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी वाइफ से कोई पैसे नहीं लिए उस घर के लिए, ठीक है, उस घर को अपनी वाइफ के नाम करने के लिए कोई पैसे नहीं लिए, और जिस पैसे से उन्होंने घर खरीदा वो उन दोनों का था, ठीक है, क्योंकि हस्बैंड अगर कुछ पैसे अर्न कर रहा है तो वाइफ भी उसकी जो है ओनर होती है उस पैसे की, ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड ओनर थे, तो इसीलिए पेपर्स पर तो क्या था कि जो वाइफ थी वो थी ओनर, है ना, लेकिन लॉ ने बोला कि इसका ओनर क्या है, हस्बैंड भी है, डीम्ड ओनर हस्बैंड है, ठीक है, लॉ ने मान लिया कि ओनर क्या है, हस्बैंड है, ठीक है। और ये क्यों किया गया था, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, टैक्स बचाने के लिए घरों को मतलब ऐसे करते थे, अपनी वाइफ के नाम पे कर दिया, अपनी मदर के नाम पे कर दिया, ठीक है, अब उनकी कोई और इनकम तो है नहीं, है ना, वाइफ अगर हाउस वाइफ है या फिर हाउस मेकर है, तो वाइफ की कोई और इनकम नहीं है, कोई और सोर्स है, तो उनके नाम पे सिर्फ घर है, और घर में भी क्या है कि फैमिली रह रही है, ठीक है, तो वहां से कोई रेंटल इनकम नहीं आ रही है, और अगर रेंटल इनकम आ भी रही है तो वो कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, अगर वो 60 ईयर से कम है तभी तो टैक्स लगाएगा लॉ हमारा। तो लॉ ने आगे क्या किया, लोग ऐसे करते थे कि अपनी वाइफ और मदर के नाम पे ऐसे घर कर देते थे और बोलते थे कि ये हमारा नहीं, ये इनका है, तो टैक्स उनको पे करना चाहिए जो भी बनेगा, और टैक्स बनता ही नहीं था, तो उनके घर जो था रेंटल इनकम जो थी टैक्स फ्री हो जाती थी। तो अब ये डीम्ड ओनरशिप का जो है प्रोविजन गवर्नमेंट लेकर आई थी काफी साल पहले, तो उसमें क्या था कि अगर हस्बैंड और वाइफ जो है एक साथ घर खरीदते हैं तो हस्बैंड भी डीम्ड ओनर बन जाता है, ठीक है, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे जो है घर करा देता है, लेकिन पैसा सारा हस्बैंड भर रहा है, ठीक है, लोन पूरा हस्बैंड ने लिया है, तो इस घर का डीम्ड ओनर हस्बैंड है, ठीक है, लॉ मान लेता है, डीम्ड ओनर मतलब लॉ ने मान लिया कि आप ओनर हो, ठीक है, डीम्ड ओनर, ठीक है, ओनर इज वाइफ बट डीम्ड ओनर इज हस्बैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, या फिर हाउस प्रॉपर्टी से हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है। तो ये यहाँ पर एक मैंने आपको चार्ट बना के दिया है जिसमें कि आपको वैल्यूज पुट करनी होती हैं और हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV होता है, ठीक है, GAV होता है घर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, ठीक है, जिस घर में हम रह रहे हैं या जो घर हमने रेंट पे दिया है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, पहले तो तीन टाइप के घर होते हैं हमारे, सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है, लेट आउट होता है, ठीक है, डीम टू बी लेट आउट होता है। तो इनमें से जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है वो ऐसा घर है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, डीम टू बी लेट आउट क्या होता है। सो सी दिस क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, so it is classified into 3: self occupied, let out and deemed to be let out, ठीक है। so self occupied property क्या होता है, a self occupied property is used for one's own residential purpose, ठीक है। पहली लाइन से हमें क्लियर हो रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नाम से भी क्लियर हो रहा है कि वी आर स्टेइंग इन दैट पर्टिकुलर हाउस, राइट। ये जो प्रॉपर्टी है हमारी इसमें हम लोग रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है, हमने किसी को किराए पे नहीं दी है, ठीक है, हमने क्या किया है, ये अपने रहने के लिए रखी है, सो दिस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। आगे क्या लिखा है,
दिस मे बी ऑक्यूपाइड बाय टैक्स पेयर्स फैमिली, यानी जो इस घर का ओनर है या एसेसी है उसके पेरेंट्स इसमें रह रहे हो सकते हैं, या फिर उनका स्पाउस, या फिर उनके बच्चे। ठीक है, सो ये क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में कंसिडर किया जाएगा। ओके, अ वेकेंट हाउस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है खाली भी पड़ी है, आप उसमें नहीं रह रहे हो, आप कहीं और रह रहे हो, तो भी उसको क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 1920 में एक अमेंडमेंट आई। पहले क्या होता था कि जैसे आपका टैक्स कैलकुलेट करना होता था तो गवर्नमेंट आपको बोलती थी कि अगर आपके पास कोई 2 घर हैं तो उसमें से एक को आप क्या मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होती है, उसमें म्युनिसिपल टैक्सेस 0 लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू 0 होती है। तो अब उसकी वैल्यू जब 0 है तो उस पर टैक्स भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, पहले उन्होंने बोला था कि आप एक घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो, और अगर आपके पास 2 घर हैं तो दूसरे को हम मान लेंगे कि आपने वो किराए पे दे रखा है, आप सिर्फ एक घर में रहते हो। ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट आई इन द फाइनेंशियल ईयर 1920। उसमें क्या हुआ 2019-20 में कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप 2 घर जो हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब कि हमारे पास 4 घर हैं तो 2 घर हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिए। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट आ गई थी, एक पर्सन 2 घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकता है मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर हमारे पास 4 घर हैं तो 2 घर हो गए सेल्फ ऑक्यूपाइड, उन पे टैक्स नहीं लगेगा, और 2 जो बचे हुए घर हैं उसमें गवर्नमेंट बोलती है कि या तो इसको आप किराए पे दे दो। ठीक है, अगर आप किराए पे इसको नहीं दे पाते हो तो गवर्नमेंट मान लेती है कि आपने इसको किराए पे दे दिया। ठीक है, क्योंकि उनको तो टैक्स लगाना है, राइट, तो उनको टैक्स लगाना है, तो वो बोलती है कि ठीक है, हमने आपको जो है 2 घरों के लिए माफ कर दिया, 2 घर को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, लेकिन जो बचे हुए 2 घर हैं उनको आपको या तो लेट आउट करना पड़ेगा, यानी रेंट पे देना पड़ेगा, या फिर हम मान लेंगे कि आपने इसको लेट आउट करा हुआ है। ठीक है, जब हम किसी चीज को मान लेते हैं, जब लॉ मान लेता है, so that the word used is deemed। ठीक है, deemed, तो या तो आप उसको लेट आउट कर दो, या हम मान लेंगे कि these houses are deemed to be let out। ठीक है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लियर हो रहा है। दीपिका, आपको नोट्स मतलब आप खुद भी बना सकते हो, आई एम शेयरिंग द पीपीटी। ओके, आई एम टेलिंग यू इन द क्लास एवरीथिंग, यू कांट नोट इन योर नोटबुक्स। आप सब लोगों को सिर्फ बना बनाया सब कुछ चाहिए, है ना। एवरी डे यू आर आस्किंग मी कि पीपीटी शेयर कर दो, पीपीटी शेयर कर दो, पीपीटी शेयर कर दो। व्हाट आर यू डूइंग? आप नोट्स नहीं बना रहे हो। मैं इतना स्लो जो है पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट रनिंग अवे, तब भी आप लोगों से कुछ चीजें नोट नहीं हो रही है। और मैंने आपको बोला है कि आई शेयर द पीपीटीज, मुझे कुछ करेक्शन भी करनी होती है। In every class, no need to just remind me ki share the PPT, share the PPT. I myself share everything with you. Please be attentive in the class. और पीपीटी शेयर करने से क्या होगा, आपको इनकम टैक्स की बुक डाउनलोड करी आपने, उसमें से पढ़ा आपने जो मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं पढ़ रहे हो ना, पढ़ो उसको। कल मैंने सैलरी प्लानिंग कराई थी, वो नहीं है बुक में, तो मैंने शेयर करी आपके साथ, और मैं नोट शेयर कर दूंगी। आई मेनली शेयर इट आफ्टर द क्लासेस, जब मेरी क्लासेस खत्म हो जाती हैं मैं लोगों के साथ पीपीटी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इन बिटवीन द क्लासेस मैं शेयर नहीं करती हूँ। अभी क्या हुआ, सैलरी प्लानिंग बुक में नहीं था तो मैंने शेयर कर दिया, केस स्टडी मैंने कराई, मैंने शेयर कर दी। अब आप मुझे हर क्लास में ऐसे बोलो कि पीपीटी शेयर कर दो, पीपीटी शेयर कर दो, तो मैं क्लास फिर क्यों पढ़ाऊं? आप पीपीटी ले लो, उसमें से पढ़ लो। प्लीज ध्यान दो जो मैं पढ़ा रही हूँ। मुझे आपको कोई चिल्लाने का या आपके ऊपर गुस्सा करने का मेरा कोई पर्पस नहीं है। आई जस्ट वांट कि जब मैं इतना स्लो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो प्लीज आप क्लास में अटेंटिव रहो। ठीक है, आप नोट्स बनाओ, जब आप खुद लिखते हो तो आपको ज्यादा चीजें याद रहती है। पीपीटी मैं शेयर कर दूंगी, मुझे कहीं नहीं लेके जानी है पीपीटी, आप लोगों के लिए बनी है।
नहीं दीपिका, इट्स ओके, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बट आई जस्ट वांट कि आप लोग अपने हाथ से भी लिखो, कुछ नोट्स बनाओ, क्योंकि वो आपको ज्यादा याद रहते हैं, पीपीटी याद नहीं रहेगी. And the students who are asking for me adding to them in the group, अभी जरा लास्ट में रुक जाइएगा प्लीज 5 मिनट्स के लिए. आई शेयर द लिंक विद यू, आप उस लिंक से जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेना. कोई बात नहीं दीपिका, इट्स ओके, इट्स ओके. ओके, जस्ट वापस आते हैं हम अपनी क्लास पे. सेल्फ ऑक्यूपाइड आपको क्लियर है? व्हाट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड? जिसमें हम रहते हैं, विच इज आवर हाउस, जिसमें हमारे पेरेंट्स, ठीक है, चिल्ड्रन या स्पाउस कोई रह रहा है, दैट इज आवर हाउस. ठीक है. मैक्सिमम आप कितने घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं? 2 घर को. ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि 2 घर अब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं. अब इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू द ईयर 2016 या 2015, 2017, ठीक है, उस टाइम पे सिर्फ एक घर जो था सेल्फ ऑक्यूपाइड था. दिस अमेंडमेंट केम इन 2019, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20, कि आप अब 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में 2019 वाला जो है ईयर दिया है तो आप उसमें 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेना. लेकिन अगर उसके पहले का कोई ईयर दिया गया है तो आप क्या करना कि एक घर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना. ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? ओके दीपिका, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी. अब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? लेट आउट नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि हमने किसी को रहने के लिए दे दी. अब हम किसी को रहने के लिए ऐसे ही तो नहीं दे देंगे ना, हम रेंट लेंगे उससे. ठीक है, तो लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हम अपनी हाउस प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे देते हैं. ठीक है, क्लियर है? और डीम टू बी लेट आउट क्या होता है? डीम टू बी लेट आउट अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जब लॉ मान लेता है कि हमने किसी प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर जब मैंने 4 घर का एग्जाम्पल लिया था तो 4 घर में 2 घर तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मैं मान लेती हूँ, क्योंकि लॉ मुझे अलाउ करता है कि यू कैन मेक 2 हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. बाकी बचे हुए 2 घर, सोचो अगर मैंने रेंट पे दिए ही नहीं थे, ठीक है, तो वो लेट आउट तो नहीं थे. लेकिन लॉ ने कहा कि हम आपको 2 घर से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने को अलाउ नहीं कर सकते. तो लॉ क्या बोलता है कि बाकी बचे हुए 2 घरों को मैं क्या मान लूंगा? डीम्ड टू बी लेट आउट, यानी मैं मान लूंगा कि ये आपने किराए पे दे दिए हैं, बल्कि आपने किराए पर नहीं दिए थे. ठीक है, फिर भी लॉ मान लेता है कि ये आपने घर जो है किराए पे दे दिए. क्लियर है? हाँ जी, अगर आपके पास 2 ही घर हैं तो वो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड में आ जाएंगे. ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो हम जीएवी की कैलकुलेशन में यूज करते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू, घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, उस पर टैक्स लगता है. ठीक है, तो ये था हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू जहां पर यूज होता है. जस्ट लेट मी टेक अ पेन. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे लिखा है मैंने, दिख रहा है आपको? जब आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा पूरा चार्ट जो है, ऐसे आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को हम GAV बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. इसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, कोई म्युनिसिपल टैक्सेस अगर हमने पे किए हैं एंड दीज टैक्सेस आर टू बी पेड बाय द ओनर. ठीक है, अगर ये टैक्सेस जो है कोई टेनेंट पे कर रहा है जिसको हमने घर किराए पे दिया है, अगर वो जो है टैक्सेस पे कर रहा है तो इसकी डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी. ठीक है, हमें सिर्फ उसी चीज की डिडक्शन मिलेगी जो हमने पे करी है. ठीक है, सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, इससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है? NAV, विच इज नेट एनुअल वैल्यू. कभी कभी आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कैलकुलेट द एनुअल वैल्यू. ठीक है, दैट मीन्स दैट यू हैव टू कैलकुलेट द नेट एनुअल वैल्यू. ठीक है, नाउ NAV में से अब हमें क्या मिलती हैं? कुछ डिडक्शंस मिलती हैं. ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो हमने अभी आगे
सेक्शंस की एक लिस्ट पड़ी थी, सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 27 तक, राइट। तो उसमें जो सेक्शन 24 था इट वाज रिलेटेड टू डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, दो टाइप की डिडक्शन हमें मिलती हैं। द फर्स्ट वन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, द सेकेंड वन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है। नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या बोलती है कि आप माइनस कर सकते हो 30% ऑफ NAV। NAV कहाँ है? NAV हमने कैलकुलेट किया अभी ये ऊपर, राइट। GAV में से हमने म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास अमाउंट? NAV, राइट। अब फर्स्ट डिडक्शन क्या है 24A की, कि हम 30% ऑफ NAV को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो NAV जितना हमारा अमाउंट आएगा उसका 30% की हमें डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। जैसे हमें सैलरी में 50,000 की डिडक्शन मिलती है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन, हमने लास्ट क्लास में देखा था 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। तो वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में हमें 30% ऑफ NAV की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है। कुसुम, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन में 4 घर दिए हैं तो उस क्वेश्चन में ये अगर लिखा है कि आपने लेट आउट करे हैं, किसी को रेंट पर दिया है, ठीक है, तभी आप उसको लेट आउट मानोगे, नहीं तो उसमें से 2 घर तो हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है। ये तो कुछ इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। बचे हुए 2 घर के बारे में क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि आपने लेट आउट नहीं करे हैं या कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप उसको क्या मान लोगे? डीम्ड टू बी लेट आउट, ठीक है, कि ये घर आपने किराए पे दे दिए हैं। लॉ ये मान लेगा, आपने दिए हैं या नहीं दिए हैं उससे लॉ बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ आपको इतना अलाउ कर सकता हूँ कि आप 2 घर जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, बाकी 2 घरों को आपको क्या करना पड़ेगा? डीम टू बी लेट आउट मैं मान लूंगा अगर आपने लेट आउट नहीं करे, ठीक है। तो GAV सॉरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या बोलती है? 30% ऑफ NAV। NAV हम ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इसका 30% माइनस कर दिया। फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है। अब ये क्या है? अब बताओ, आप कोई घर लेते हो तो क्या सबके पास इतना पैसा होता है कि वो एक साथ जो है सारा पेमेंट कर दे और फिर घर ले ले? ऐसा बहुत रेयरली होता है। आप ऑलमोस्ट क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, उनसे लोन मांगते हो कि मुझे इतना लोन दे दो इतने साल के लिए, मेरे को घर लेना है, ठीक है। तो ये घर आपने क्या किया? पैसा बोरो करके लिया बैंक से, ठीक है। तो बैंक आपको फ्री में तो ऐसे नहीं दे देगा ना कि हाँ ले लो फिर इतने साल बाद दे देना, वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है हर महीने, हर क्वार्टर, हर ईयर, ठीक है। तो वो ऐसे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। तो लॉ क्या बोलता है कि आपने जो पैसा उनसे लिया है दैट इज ओके, लेकिन हम आपको जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है उस लोन के अगेंस्ट, ठीक है, बोरोड कैपिटल यानी कि जो लोन आपने लिया, पैसा लिया आपने, ठीक है, उस बोरोड कैपिटल के अगेंस्ट जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बैंक को, उसकी आपको हम डिडक्शन दे देंगे सेक्शन 24B में, ठीक है। 24A में किसकी डिडक्शन मिल रही थी हमें? 30% ऑफ NAV। NAV हमने कैसे निकाला था? GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस, ठीक है, इट इज नोन एज NAV, ठीक है। अब NAV का जब हम 30% करते हैं तो दैट इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B क्या बोलती है हमें? कि आप जो है, जो आपने बोरोड कैपिटल लिए है, लोन लिया है, उसके ऊपर आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट जा रहा है तो उसकी हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है थोड़ा ये? उसके बाद जब हम NAV में से ये दोनों डिडक्शंस को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आप समझ गए हैं सीक्वेंस कि आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट GAV, ठीक है। GAV निकालना भी हम आगे सीखेंगे, GAV कैसे निकलता है। GAV का अमाउंट डाल के यू हैव टू डिडक्ट म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पे करे ओनर ने, ठीक है। GAV में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करके क्या आ जाएगा हमारा? NAV, नेट एनुअल वैल्यू,
ठीक है। देन नेट एनुअल वैल्यू में से हम 2 डिडक्शन जो है माइनस करेंगे। फर्स्ट डिडक्शन इज फ्लैट 30% ऑफ एनएवी, ठीक है, अंडर सेक्शन 24A। सेकेंड डिडक्शन इज जो हमने जो है कैपिटल बोरो करी थी उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसकी हमें डिडक्शन लॉ दे देगा, ठीक है। सो दैट इज डिडक्शन अंडर द सेक्शन 24B। और जब हम इसको माइनस कर देंगे एनएवी में से, देन व्हाट वी विल गेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा दैट हाउ यू आर सपोज टू डू द क्वेश्चन, ठीक है, या हाउ यू आर सपोज टू यूज इट। अब हमने लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में, डीम टू बी लेट आउट के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ जीएवी आपने लिखा था सबसे ऊपर जो है उस पर्टिकुलर टेबल में लिखा था जीएवी। जीएवी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी जो है हम एनएवी कैलकुलेट कर पाएंगे और उसके आगे हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो जीएवी हमें कैसे कैलकुलेट करना है, उससे पहले हमें कुछ चीजें, कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स है ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। द फर्स्ट वन इज एक्चुअल रेंट, ठीक है। सेकेंड वन इज म्युनिसिपल वैल्यू, थर्ड इज फेयर रेंट, फोर्थ इज स्टैंडर्ड रेंट एंड द फिफ्थ वन इज एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये सब चीजें जो है हमारी जीएवी की कैलकुलेशन में यूज होती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज 5 थिंग्स, वी विल डिस्कस इट नाउ। पहले देखो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड क्या होता है, नाम से बहुत क्लियर हो रहा है हमें। दिस इज द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन लेटिंग द हाउस प्रॉपर्टी। यानी कि आपने क्या किया, इस घर को, कोई पर्टिकुलर घर है आपके पास, उसको आपने रेंट पे दे दिया, ठीक है, आपने उसको रेंट पे दे दिया। नाउ यू हैव टू, जो मतलब आप उससे एग्जैक्टली रेंट ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप उससे 10,000 रुपए पर मंथ का रेंट ले रहे हो, ठीक है। तो 10,000 रुपए पर मंथ रेंट ले रहे हो तो पूरे साल कितना लोगे, 10,000 इंटू 12, 1,20,000, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्चुअल रेंट है। नाम से हमें क्लियर हो रहा है एक्चुअल रेंट, जो रेंट हम उससे एक्चुअली ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअल रेंट, ठीक है। सेकेंड टर्म क्या है हमारी, म्युनिसिपल वैल्यू। अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, this is the value as determined by the municipal authorities for levying municipal taxes on house property। म्युनिसिपल वैल्यू एक घर की जो है म्युनिसिपल अथॉरिटी कैलकुलेट करती है, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर घर की वैल्यू कितनी है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी निकालेगी, ठीक है, वो होगी म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। थर्ड है हमारा फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट हम कैलकुलेट करते हैं कि ऐसा ही पर्टिकुलर घर, ठीक है, सेम लोकेलिटी में, यहाँ पे देखो फेयर रेंट इज द रेंट विच इज सिमिलर प्रॉपर्टी कैन फेच इन द सेम और सिमिलर लोकेलिटी, ठीक है। तो यानी कि ऐसा ही घर इसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में, इसी पर्टिकुलर प्लेस पर कितने रेंट पर जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज फेयर रेंट, ठीक है। हमारा एक पर्टिकुलर घर है, हमने उसको लेट आउट कर दिया, रेंट पे दे दिया, उसका फेयर रेंट कैसे कैलकुलेट होगा, हमने अपने पड़ोसी का घर देखा जो कि सेम साइज का था, सेम लोकेलिटी में था, ठीक है, सेम लोकेशन पर था, उसका वो कितना रेंट ले रहा है, ठीक है। तो फेयर रेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि किसी पर्टिकुलर घर का फेयर रेंट क्या है, जो उसी जैसे सिमिलर घर का रेंट है, ठीक है। सेम लोकेलिटी में होना चाहिए, सेम प्लेस पर होना चाहिए, सेम जगह का होना चाहिए, ठीक है, साइज शुड बी सेम। बात है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, द स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट फिक्स्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या है, कुछ हमारी एक रेंट कंट्रोल एक्ट है गवर्नमेंट की, वो जो है फिक्स करती है, सो दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, कि आपका रेंट इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, इससे कम नहीं ले सकते हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट इज द हायर वैल्यू अमंग म्युनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, अभी हमने पीछे पढ़ा म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या थी, जो म्युनिसिपल अथॉरिटी निकालती है हमारे घर की। फेयर रेंट क्या था, जो कि सिमिलर घर उसी लोकेलिटी में उसी साइज का है, उसका रेंट कितना है, और दैट इज नोन एज फेयर रेंट,
ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, हमारे म्युनिसिपल वैल्यू में से और फेयर रेंट में से जो भी हायर होगा, जैसे कि फेयर रेंट हायर है, ठीक है, सो इसको हम मान लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, मेन पर्पस जो था मेरा समझाने का आपको कि ये सब चीजें आगे यूज होंगी, ये टर्म्स अभी यूज होंगी, तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। एक्चुअल रेंट इज वेरी क्लियर, जो एग्जैक्टली हमें रेंट मिला, जो एक्चुअली में हमें रेंट मिला। म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल अथॉरिटी ने जो निकाली। फेयर रेंट क्या हो गया, जो हमारे सेम घर का, मतलब सेम साइज के घर का, सेम लोकेलिटी में घर था, उसका जो है रेंट कितना है, दैट इज फेयर रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या हो गया, जो कि रेंट कंट्रोल एक्ट ने जो है डिटरमाइन किया। और एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी बड़ा है, जो भी हायर है, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, अब आप इसको देखोगे आगे हमें कैसे यूज करना है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, इसको एक बार समझने का ट्राई करो। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट। आपको ना क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि म्युनिसिपल वैल्यू इतनी है, फेयर रेंट इतना है, स्टैंडर्ड रेंट इतना है। ठीक है, कैलकुलेट जीएवी बोल देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीजें आपको कैसे यूज करनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू विद फेयर रेंट। ठीक है, यहाँ देखो सबसे ऊपर क्या लिखा है, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट। नाउ विच एवर इज हायर, ठीक है, विच एवर इज हायर उसको हम ले लेते हैं, उसको लेकर हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि स्टैंडर्ड रेंट इतना है। अब इस हायर वैल्यू को जब हमने स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, तो उसमें से लेंगे हम विच एवर इज लोअर। ठीक है, नाउ विच एवर इज लोअर को लेके आगे हम उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। ठीक है, क्लियर है आपको इतना थोड़ा सा। सबसे पहला स्टेप क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू लेनी है, फेयर रेंट लेना है, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, फेयर रेंट, ठीक है, विच एवर इज हायर। ठीक है, इस हाई वाले अमाउंट को किससे कंपेयर करना है आपको, स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट और हायर वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, फिर इसमें से हम कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको विच एवर इज लोअर, यानी कि जो हमारी फर्स्ट से जो वैल्यू निकली हायर वाली, उसको हमने किससे कंपेयर किया, स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करने के बाद हमने निकाली विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब इस लोअर वाली वैल्यू को हमने किससे कंपेयर करना है, एक्चुअल रेंट से। ठीक है, इस वैल्यू को हम, लोअर वाली वैल्यू को नाम देते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इसको हमें किससे कंपेयर करना है फिर, एक्चुअल रेंट से। ठीक है, कि ये स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, then whichever is higher is to be compared with standard rent, then whichever is lower is known as expected rent, and this will be compared to actual rent. ठीक है, अब actual rent से जब हम इसको compare करेंगे, तो आप देखो एक ऐसी situation हमारे पास आ जाती है। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है, बहुत इजी है, बस इसको समझने का एक बार ट्राई करो। पिछले स्टेप्स जो है याद रखने हैं, याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, विच एवर इज हायर लेना है, हायर वैल्यू को कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट अब हमारा जो है हायर वैल्यू से कंपेयर होगा, उसमें से लोअर जो है निकालना है, विच एवर इज लोअर। ठीक है, जो लोअर वैल्यू होगी दैट वुड बी नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट। नाउ एक्सपेक्टेड रेंट वुड बी कंपेयर टू एक्चुअल रेंट। ठीक है, इन सबका मीनिंग इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया था पिछली स्लाइड में कि इन सबका मीनिंग क्या है। ठीक है, और ये हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमें घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी
इज नील। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं करना है। ठीक है, GAV क्योंकि वहां पर नील होती है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन होगा लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में, क्योंकि उसमें हमें रेंट निकालना पड़ता है कि हम कितना रेंट जो है, कितनी उस घर की ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बात लिख लो कि GAV इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज नील। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम आगे पहुंच गए थे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को हम कंपेयर कर रहे थे। नाउ इफ द एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि हमें जो एक्चुअली जो हम रेंट ले रहे हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड रेंट से क्या है, बड़ा है, तो हमारा GAV क्या हो जाएगा आंसर, जो भी हमारी एक्चुअल रेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, दैट वुड बी GAV। ठीक है, और इफ द एक्चुअल रेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट, यानी एक्सपेक्टेड रेंट जो है हमारा वो क्या है, एक्चुअल रेंट से कम है। तो देखो, अब एक्चुअल रेंट कम कब होगा, पैसा जो एक्चुअली हमें मिल रहा था वो कम कब होगा, या तो हमारा घर खाली है। ठीक है, अगर हमारा घर खाली है, हमने उसको रेंट पे नहीं दिया है तो फिर आपको क्या होता है, एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम दो केसेस में डिवाइड कर देते हैं। इफ द हाउस इज एम्प्टी, ठीक है, इफ द हाउस इज वेकेंट, ठीक है, ये एक्चुअल रेंट जो है एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है और इसका रीजन है वेकेंसी ऑफ हाउस, तो GAV क्या होता है, हमारा एक्चुअल रेंट को मान लिया जाता है। ठीक है, और अगर कोई और रीजन है वैकेंसी के अलावा, तो GAV क्या होता है, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है अगर हमारे एक्चुअल रेंट से ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें दो बाइफिकेशंस होती हैं। पहला होता है हमारा बिकॉज ऑफ वेकेंसी, अगर हमारा घर खाली है उस वजह से हमारा एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो GAV क्या होता है, एक्चुअल रेंट होता है। ठीक है, और अगर जो है हमारा घर किसी और वजह से खाली है, ठीक है, या किसी और वजह से एक्चुअल रेंट जो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है, तो GAV क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है? डर गए क्या तुम लोग, कुछ लिख ही नहीं रहे हो? अब नहीं कर रही हूँ मैं गुस्सा। तो ये नोट जो है इसको एक बार देख लो, इसमें वही चीज लिखी है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज नील। ठीक है, एंड फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द रेंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सो जब भी हमें क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारे सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की निकालो, तो दैट इज ऑलवेज नील। ठीक है, GAV इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस इज ऑलवेज नील। ठीक है, बट GAV कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी इफ द हाउस इज लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट। ठीक है, ओके। अब पिछला जो था वो हमारी टेबल जो थी, द स्ट्रक्चर हाउ वी हैव टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको याद करो। उसमें क्या था, एक बार हम पीछे जाते हैं। ये था वो। सबसे पहले GAV निकालनी है। GAV निकालना हमने सीख लिया। GAV कैसे निकलेगी, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू वर्सेस फेयर रेंट, देन टेक व्हिचएवर इज हायर। अब व्हिचएवर इज हायर वाले अमाउंट को कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट और हायर वैल्यू में से जो भी कम है, ठीक है, उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। नाउ कंपेयर द एक्सपेक्टेड रेंट विद द एक्चुअल रेंट। ठीक है, तो इससे हमारा जो है GAV निकल जाएगा। नहीं दीपिका, इट्स फाइन, इट्स फाइन, नहीं हूं मैं गुस्सा। ठीक है, तो हमारा GAV निकल गया है इन सारे रेंट की मदद से जो हमने अभी सीखे। इसमें से क्या माइनस करना है, म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्सेस का अमाउंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसके बाद NAV निकल गया। NAV के बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम विच इज डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी मिलेगी, डिडक्शन पहले कौन सी मिलेगी, 30% ऑफ NAV विच इज 24A की डिडक्शन, और 24B की डिडक्शन जो कि है हमारी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो 24B की जो डिडक्शन है ना, वो आपको इसमें क्या चीजें याद रखनी है,
कि जब आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है तो आपको इसकी थोड़ी डिफरेंट डिडक्शन मिलती है, और अगर आपका घर जो है लेट आउट है, आपने लेट आउट करा है, डीम टू बी लेट आउट है, तो आपको इसकी थोड़ी कुछ अलग टाइप की डिडक्शन मिलती है। ठीक है, तो अभी हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, ए तो बहुत सिंपल है, ये तो क्लियर है, 30% ऑफ एनएवी करना है बस। ठीक है, बी में थोड़ा कंफ्यूजन है कि कितने डिडक्शन मिलेगी, क्या हमने सारा इंटरेस्ट जो पे कर दिया वो सारा डिडक्ट हो जाएगा, या कुछ हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट है कि इतना ही डिडक्ट होगा एक साल में। ठीक है, तो इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि 24B में कितनी डिडक्शन जो है हमें अलाउड है। तो इसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड दिस टेबल। तो सबसे ऊपर देखो, पहले डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, पहला पॉइंट क्या है हमारा, लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, लेट आउट क्लियर है, जो रेंट पे हमने हाउस दिया है। डीम्ड टू बी लेट आउट, जो लॉ ने मान लिया कि हमने रेंट पे दिया है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B इज फुल्ली अलाउड इन केस ऑफ लेट आउट एंड डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। जितना भी आप इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भर रहे हो एक साल में, दैट इज फुल्ली अलाउड, वो आपको डिडक्शन के रूप में दे दिया जाएगा। चाहे आप 10 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहे हो एक साल में, चाहे आप 20 लाख रुपए इंटरेस्ट भर रहे हो, उस पूरे की आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, अगर वो घर क्या है, लेट आउट है या डीम्ड टू बी लेट आउट है। ठीक है, कौन सी वाली स्लाइड बोल रहे हो तुम लोग, ये वाली? देखो, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया ना। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला, सबसे पहले आपने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर किया, उसमें से हायर निकाला, उस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, तो उनमें से लोअर निकाला, ये लोअर एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। इसको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से। ठीक है, अब अगर एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो जीएवी क्या आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि एक्चुअल रेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर इसका ऑपोजिट है, यानी कि एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से कम आ रहा है हमारा, ठीक है, तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा घर खाली था, वैकेंसी है। अगर वैकेंसी कहीं भी मेंशन्ड है तो जीएवी क्या हो जाएगा हमारा, एक्चुअल रेंट। ठीक है, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर रीजन अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है, तो जीएवी का अमाउंट क्या आएगा हमारा, जो भी एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब एक बार डिडक्शन पे आ जाओ, टाइम होने वाला है, अभी क्या टाइम हो गया, हाँ, तो फटाफट हम डिडक्शन को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, अगर आपका घर लेट आउट है या डीम टू बी लेट आउट है, तो जो भी इंटरेस्ट आप ऑन बोरोड कैपिटल लोन पे आप भर रहे हो इंटरेस्ट, उस पूरे का डिडक्शन आपको अलाउ कर देंगे। ठीक है, लॉ आपको अलाउ कर देगा। लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में आप कैसे लोन लेते हो, आप बोलते हो कि मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए, या मुझे बना बनाया घर है उसमें मूव करने के लिए मुझे लोन चाहिए, फ्लैट खरीदने के लिए मुझे लोन चाहिए। ठीक है, और आप उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी, ये दीपिका, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको जो है वैकेंसी है घर में या नहीं है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में क्या है, लोन टेकन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। नाउ यू हैव सीन कि बहुत सारे लोग क्या है, अपने घर को रेनोवेट कराने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, रेनोवेशन एक बड़ा प्रोसेस होता है, उसके लिए बैंक से वो लोन लेते हैं। ठीक है, तो जब आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप उस घर में रह रहे हो, ठीक है, और आपने लोन लिया किस चीज के लिए, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। ठीक है, रिपेयर कराना है आपको घर, उसको रेनोवेट कराना है, रिन्यूअल का मतलब रेनोवेट, या फिर रिकंस्ट्रक्शन कराना है किसी पर्टिकुलर कमरे का। ठीक है, तो आपने उसके लिए क्या किया, लोन लिया। सो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन अलाउड इज 30,000 ओनली।
क्या क्या क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है? सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, इतना क्लियर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर में क्या काम करवा रहे हो, उसको रिकंस्ट्रक्ट करा रहे हो, ठीक है, उसका आप रेनोवेशन करा रहे हो, ठीक है, रिन्यूअल करा रहे हो। सो इन सब पर्पस के लिए अगर आप लोन लेते हो बैंक से, ठीक है, तो हमारा लॉ क्या बोलता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड घर का रेनोवेशन, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो लोन लेते हो आप, उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 पर ईयर ही डिडक्शन मिलेगा, ठीक है, सिर्फ 30,000 मिलेगा। अगर आप उससे कम यूज कर रहे हो, उससे कम आपका इंटरेस्ट जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 25,000 का आप एक साल में इंटरेस्ट भर रहे हो बैंक को, तो आपको सिर्फ 25,000 की ही डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपके ऊपर एकदम 30,000 की आपको डिडक्शन दे देंगे फ्री में कि 5,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन ले लो, नो, द अमाउंट यू पे और 30,000 विच एवर इज लेस, ठीक है, उस पे आपको डिडक्शन मिलेगी। अगर आप लोन का जो इंटरेस्ट है वो एक साल में 50,000 रुपए भर रहे हो और ये लोन आपने किस लिए लिया था, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन के लिए अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की, 50,000 इंटरेस्ट भरने पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 की ही डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में है। ये हो गया अगर हमने लोन किसके लिए लिया था, रिपेयर, रिन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। सेकंड क्या है, लोन अब हमने लिया है कि हमें घर कंस्ट्रक्ट करवाना है, नया घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं हम, या फिर हमें फ्लैट खरीदना है, घर खरीदना है, ठीक है। तो उस केस में अगर लोन जो है हमने 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है, ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि घर क्या है, हमें कंस्ट्रक्ट करवाना है, रिकंस्ट्रक्ट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्ट, अभी नया बनवा रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या फिर परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस चल रहा है। सिर्फ हमें परचेज करना है घर या फिर हमें उसको कंस्ट्रक्ट करवाना है और उसके लिए हमने लोन लिया है, तो दो कंडीशन हमें और देखनी पड़ेगी। पहली बात कि लोन हमने कब लिया है, 1 अप्रैल 1999 के बाद, ठीक है। सेकेंड क्या है, एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years, यानी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या फिर आप जो उस घर में मूव करने वाले हो, उस घर को अक्वायर करने वाले हो, परचेज हो, ये सारा काम जो है 5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। तब आपको डिडक्शन मिलेगी कितनी, मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 2 लाख रुपीस, ठीक है, क्लियर है। सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, लोन किस लिए लिया है, कंस्ट्रक्ट करवाना है या फिर आपको क्या करवाना है, उसको परचेज करना है घर को, तो इसके लिए आपने लोन लिया, ठीक है। उसके ऊपर दो कंडीशन और लगा दी कि लोन कब लिया होना चाहिए, 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन आपने लिया हो और उस घर में आप मूव कर जाओ विद इन 5 years। मैक्सिमम आपको जो है टाइम पीरियड 5 years का गवर्नमेंट ने दे दिया कि 5 साल में कंस्ट्रक्ट करवा लो या मूव करना है, अक्वायर करना है, वो कर लो, ठीक है। तो आपका जो है इंटरेस्ट पे कितनी माफी मिल जाएगी, कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 2 लाख रुपए मैक्सिमम, ठीक है। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस था, लेकिन अगर आपका घर लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट पर्पस के लिए है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। जितना आप इंटरेस्ट भरोगे एक साल में उतने की ही आपको डिडक्शन मिल जाएगी लेट आउट या फिर डीम टू बी लेट आउट के केस में। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट्स है। 30,000 कब है लिमिट, जब आप रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, रेनोवेशन करा रहे हो घर की, और 2 लाख कब मिलेगी आपको, जब आपने लोन 1999 के बाद लिया है या फिर आप उस घर में 5 साल में मूव कर गए हो, ठीक है, और वो घर जो आपने लोन लिया था उस घर के लिए, वो उस घर की कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर उस घर में मूव करने के लिए, उस घर को परचेज करने के लिए लिया है, ठीक है। हाँ दीपिका, इंटरेस्ट दिया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाएगी इस केस में 2 लाख रुपए की। अब देखो इस कंडीशन, जो ये कंडीशन अगर ये पूरी नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया था 1 अप्रैल 1998 को, ठीक है, तो अब ये 2 लाख वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है क्योंकि 1999 के बाद लिया होना चाहिए, तो इस केस में आपको सिर्फ 30,000 की डिडक्शन मिलेगी,
ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में या तो 30,000 की रिडक्शन मिलती है या 2 लाख की मैक्सिमम रिडक्शन मिलती है। 30,000 स्पेसिफिकली रिकंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन के लिए मिलती है और 2 लाख मिलती है फॉर द अक्विजिशन ऑफ न्यू हाउस या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। ठीक है, और उसमें 2 कंडीशन पूरी करनी है। अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड घर की जो कि आपने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस केस में अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है जो 2 दी हैं, तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 30,000 की ही डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, सो ये आपको क्लियर हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अभी क्या टाइम हो गया है? टाइम हो गया है, तो चलो 1-2 मिनट में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, मिस्टर वाई हैज अ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली whose municipal value is 1,60,000। अब याद करो जीएवी कैलकुलेशन के बारे में, उस पे क्या था, म्युनिसिपल वैल्यू थी 1,60,000 यहाँ पे दी गई है। फेयर रेंट दिया गया है 1,70,000। इट वाज ऑक्यूपाइड बाय वाई फ्रॉम 1 April 2020 टू 31 July 2020। अब ये बोल रहे हैं कि वाई ने इस घर को अपने यूज के लिए रखा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए रखा था। ये कुछ महीनों के लिए, कितने महीने हो गए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 4 महीने वो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड करके रहा उस घर में। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है इट वॉज लेट आउट एट 15,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 August 2020। अब उसने ये घर पहले 4 महीने खुद के यूज के लिए रखा और फिर उसने 1 अगस्त को उसको क्या किया, लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया। Then compute the annual value of the house property for assessment year 21-22 and municipal taxes paid by the owner are 25,000। आपको यहाँ पे annual value निकालनी है of house property, which means net annual value। ठीक है, net annual value है हमारा। अब देखो आगे इसका सोल्यूशन कैसे निकाला हमने। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं, उसमें से हायर वाला अमाउंट लेना है। हायर क्या है इन दोनों में से, 1,70,000। ठीक है, दिस इज टू बी कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट, बट स्टैंडर्ड रेंट क्योंकि है ही नहीं तो उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें कहीं स्टैंडर्ड रेंट के बारे में दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो हमने ले ली, स्टैंडर्ड रेंट नहीं था इसीलिए हमने 1,70,000 को मान लिया एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि हम स्टैंडर्ड रेंट को हायर वैल्यू से कंपेयर करते हैं फिर एक्सपेक्टेड रेंट निकलता है, बट यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं तो उसको इग्नोर करना है। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो हायर है उसको लेना है और उसको यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रेंट मान लिया। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट को हम क्या करते हैं, एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं। एक्चुअल रेंट कितना है हमारा, 15,000 रुपए दे रहा था पर मंथ, वो है ना, 15,000 रुपए पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 8 2020, 1 अगस्त। तो अगस्त से लेके अप्रैल तक कितने महीने हुए, 8 महीने। ठीक है, क्योंकि 4 महीने तो वो खुद रहा था, बचे हुए 8 महीने हो गए, तो एक्चुअल रेंट आ गया हमारा 1,20,000। अब याद करो, एक्चुअल रेंट ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या कहीं वैकेंसी लिखा है कि घर किसी भी अमाउंट के लिए वैकेंट था, किसी भी महीने के लिए वैकेंट था, कुछ लिखा है यहाँ पे, नहीं लिखा है। तो इसमें हम क्या लेंगे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है, एक्सपेक्टेड रेंट बड़ा है एक्चुअल रेंट से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं थी तो जीएवी क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेड रेंट। जो हमारा फ्लो चार्ट था उसको याद करो, जब यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और एक्सपेक्टेड रेंट जो है एक्चुअल रेंट से बड़ा है तो जीएवी आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो यहाँ पर देखो जीएवी आ गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट विच इज 1,70,000। अब एनएवी कैलकुलेट कैसे होगा, जब जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस हमने माइनस करे 25,000 जो हमें लास्ट में गिवन है एकदम, इफ द म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर इज 25,000 दीज आर गिवन टू बी डिडक्टेड जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस और हमारा क्या आ गया, नेट एनुअल वैल्यू। ओके, नेट एनुअल वैल्यू हमारा आ गया। सो
टाइम ज्यादा हो गया है. नाउ आई विल वाइंड अप द सेशन. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ. ठीक है, एक Hello. सर एक सेकेंड बस. Okay, ma'am. You are neither visible nor not audible. That's fine. So students, this is the link for the WhatsApp group of personal tax planning. You can join the group from here. Okay. Now I'm leaving for the day. We'll meet on in the next class, which is on Saturday, next Saturday at 9 a.m. So till then, take care and bye-bye. See you in the Okay. next class. May I end, ma'am? Yes, Vikas sir, yes. Thank you so much. Thank you.